कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे। नहीं नहीं मिट्ठू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता मिलकर कालू कौवे को मारते हैं। कालू कौवा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। क्या हुआ कालू, किससे अपने पंख तुड़वा कर आ रहे हो? गौरी, मैं तो तुम्हारे लिए मिट्ठू के अंडे चुराने गया था, मगर न जाने वो पति पत्नी कहाँ से आ गए और मेरी खूब धुलाई की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कभी अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कभी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और दो चार मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर, कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए दो चार मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है, किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कभी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है। चुप चुप कर जा चिड़िया की बच्ची, अंडे से बाहर क्या आई, हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कभी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है।
जालिम जालिम है वो जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? मैं कहाँ से लूंगी अपना अंडा? मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। क्या आपने किसी को देखा है? ना ना, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गोरी कवि की बात याद आती है। वो गोरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो झील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं। वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गोरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है, आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गोरी कवि गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गोरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मम्मा, मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा, मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। हम दोनों घर चलते हैं, जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गोरी कवि ऐसा सोचती है और गोरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गोरी कवि छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गौरी, क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गौरी, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गोरी कवि छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ कि आंटी कवि आप मेरी मम्मा नहीं हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर मामा चिड़िया और गोरी कवि हंसने लगती हैं। जंगल में सर्दी बढ़ रही थी। ऐसी सर्दी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कवि अपने लिए गर्म घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो ठंड से जम जाऊंगी। तभी नीली कवि की नजर कालू कौवा और गोरी कवि पर जाती है, जो दोनों आपस में लड़ रहे थे। कालू, तब तक घर नहीं आना जब तक मेरे लिए गर्म घर नहीं बना लेते। अपना टूटा हुआ घर देखा है ना, ठंड सीधा घर में आती है। ठंड की वजह से सारी रात में सो नहीं पाई। कालू कालू कालू, गौरी, तुम तो कालू के पीछे ही पड़ गई हो। जब देखो लड़ती रहती हो, कभी प्यार से ही बुला लिया करो। कालू,
काम तो तुम करते नहीं हो और मैं तुम्हें बुलाऊं प्यार से। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये काली कवि तो हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती है, पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। ये कालू कौवा तो ठीक लग रहा है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ऐसा कहते हुए नीली कवि कालू कवि के पास आती है। अरे सुंदर कवि, मेरी बात सुनिए। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? हाँ हाँ, मैंने आप जैसा सुंदर और काला कौवा पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत खुश होता है। अरे कवि जी, आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ कालू जी, मैं नीली कवि, मैं बहुत दूर से आई हूँ और ऐसी ठंड में अपने लिए घर बना रही हूँ, मगर मुझे घर नहीं बनाने आता। नीली जी, आप चिंता ना करें, मुझे गरम घर बनाना आता है। ये कहते हुए कालू कौवा नीली जी का घर बनाने में लग जाता है। कालू कौवा शाम तक नीली का घर बनाने में लगा रहता है। कालू जी अभी तक नहीं आए, न जाने आज वो कहाँ चले गए हैं। अब तो मुझे चिंता होने लगी है, चिड़िया के पास जाती हूँ। गौरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या कालू को देखा है तुमने? आज वो घर नहीं आया। नहीं गौरी बहन, मैंने तो उसे नहीं देखा। न जाने वो कहाँ चला गया, लगता है मुझसे नाराज हो गया है। मैंने आज उसे दिन को बहुत डांटा था। कोई बात नहीं गौरी, चलो हम जाकर कालू को ढूंढते हैं। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया रात को कालू कवि को ढूंढने निकलती हैं। कालू जी, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी पत्नी है कि आपसे हमेशा लड़ती रहती है। हाँ नीली जी, मैं भोजन भी लेकर जाता हूँ और सारे काम करता हूँ, मगर वो काली कवि है कि हमेशा मुझे डांटती रहती है। कालू जी, आप चिंता ना करें, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ हाँ नीली जी, बताइए। आप बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। जल्दी से बस तुम ये घर बना लो, फिर हम दोनों इसी घर में रहेंगे। कालू कौवा ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। कालू, कहाँ हो तुम? कालू। कालू जी, लगता है आपकी पत्नी आपको ढूंढ रही है। फिर कालू कौवा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया और गौरी कवि भी वहाँ आती हैं। कालू जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए घर चलिए। मुझे नहीं आना घर, तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। कवि भैया, गौरी से गलती हो गई जो आपको डांटा। चलिए आप गौरी के साथ जाइए, इतनी ठंड में तो आप जम जाएंगे। हाँ कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा आपको ऐसा नहीं कहूँगी। कालू कौवा मन ही मन में खुश होता है और गौरी कवि के साथ चला जाता है। अगली सुबह जब गौरी कवि उठती है तो कालू कौवा गायब था। अरे, ये कालू फिर से कहाँ चला गया? आज आने दो इसे, नहीं छोड़ूंगी मैं। कालू कौवा तो फिर से नीली जी का घर बनाने में लगा हुआ था। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। वो कालू कौवे को घर बनाता हुआ देख रहा था। वो जल्दी से गौरी कवि के पास जाता है। मुबारक हो गौरी, तुम्हारा कालू तो सुधर गया। क्या हुआ मोटी चूंच वाले, सुबह सुबह सर खाने आ गए हो? पहले ही कालू न जाने कहाँ चला गया है। मैं जानता हूँ कि कालू कहाँ गया है। कहाँ गया है कालू? तुम कहती थी ना कि कालू निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, मगर वो तो जंगल में एक बहुत सुंदर घर बना रहा है। क्या कालू जी मेरे लिए घर बना रहे हैं? तो क्या गौरी, तुम्हें नहीं बताया कालू ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। तो फिर लगता है गौरी, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा। गौरी कवि मन ही मन में बहुत खुश होती है। जितनी तेजी से कालू कौवा घर बना रहा है, आज शाम तक तो बन जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे, मैं कितनी गलत थी कालू को लेकर। कालू तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए पक्का घर बना रहे हैं। कालू के आने से पहले पहले मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ, फिर हम दोनों अपने नए घर में चले जाएंगे। तभी रानू चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। क्या हुआ गौरी बहन, आपने ये सामान क्यों पैक करके रखा है? चिड़िया, मैं गलत थी, कालू जी सुधर गए हैं। मुझे अभी मिठू ने बताया कि वो जंगल में मेरे लिए पक्का घर बना रहे हैं। गौरी बहन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कालू सुधर गया है। हाँ चिड़िया, इसीलिए तो सामान पैक किया है, आज शाम को ही हम अपने नए घर में चले जाएंगे। उधर कालू कवि ने भी नीली कवि का घर बना लिया था। अरे वाह, घर तो बन गया। अब मैं जाकर अपना सामान ले आता हूँ, फिर नीली कवि और मैं शादी कर लेते हैं।
आज तो इस गर्म घर में रहने का मजा ही आ जाएगा, वो भी नीली के साथ। फिर कालू कौवा घर जाता है। आइए आइए कालू जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। गौरी, ये सामान क्यों बांध रखा है? कालू जी बस कीजिए, मुझे सब पता चल गया है। मिठू ने मुझे सब बता दिया है कि आप मेरे लिए गरम घर बना रहे हैं। क्या तुम्हारे लिए? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? वो घर तो मैंने नीली जी के लिए बनाया है। नीली जी? ये नीली जी कौन है? नीली कौवी, मेरे सपनों की रानी, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। मैं तो अपना सामान लेने आया था। क्या? कालू जी आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूँगा, हर समय मुझसे लड़ती ही रहती हो। अब रहो इस टूटे हुए घर में, और मैं रहूँगा नीली जी के साथ गरम गरम घोंसले में। फिर कालू कौवा अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जाकर नीली कौवी का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से नीली कौवी और भूरा कौवा बाहर आते हैं। कौन कौन हो तुम? इतना जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? नीली जी, ये कौवा कौन है? अरे मिस्त्री कौवे, ये तो मेरे पति जी हैं। पति जी, यही है वो मिस्त्री कौवा जिसने हमें ये घर बना कर दिया है। क्या मिस्त्री? अरे कौवे, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। कालू कौवे की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलो नीली जी, घर के अंदर चलते हैं गरम गरम घोंसले में, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वो ठंड में कांप रहा था, मगर अब वो करता भी तो क्या करता। अगर घर जाता तो उसे पता था कि अब वो बहुत पिटने वाला है। ऐसा करता हूँ, घर जाता हूँ और गौरी से माफी मांग लेता हूँ, वरना यहीं बैठा रहा तो ठंड से जम जाऊंगा। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर गौरी कौवी के घर जाता है। गौरी, दरवाजा खोलो, मैं कालू कौवा। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से गौरी कौवी और एक कौवा बाहर आते हैं। गौरी, ये कौन है? कालू कौवे, ये मेरे पति हैं। मैंने आज ही शादी की है इनसे। क्या गौरी, ऐसा क्यों किया? ओए कौवे, भाग यहाँ से, अगर दोबारा नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। चलिए पति जी, अपने नरम नरम घोंसले में जाकर लेटते हैं। ऐसे बाहर किसी कौवों के मुंह नहीं लगते। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि कालू ने अपनी गोरी पत्नी को भी खो दिया था। महारानी चील अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए जा रही थी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हम खो न जाएं कहीं। तभी चील महारानी के कानों में एक आवाज आई। आगे ना जाइए महारानी, अभी यहाँ से बाजों का एक झुंड गुजरने वाला है। आवाज सुनकर महारानी चील इधर उधर देखने लगी। तभी महारानी चील की नजर सामने बैठी हुई एक काली कौवी पर पड़ी। तुम मेरी जंगल की कौवी नहीं लगती। हाँ महारानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा नाम गौरी है। अरे वाह काली कौवी, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है। ठीक सुना महारानी, मैं गौरी कौवी 7 समुंदर पार करके आई हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ के पक्षी बहुत सुंदर होते हैं, इसीलिए मुझे 7 समुंदर पार आना पड़ा। ये सुनकर महारानी बहुत खुश होती है। अरे वाह कौवी, तू तो बहुत दूर से आई है, फिर तुम तो हमारी अतिथि हुई। बाकी की बात बाद में कीजिएगा महारानी, पहले मेरे साथ छुप जाइए, क्योंकि बाजों का झुंड गुजरने ही वाला है। फिर महारानी चील गौरी कौवी के साथ छुप जाती है। कुछ ही देर में वहाँ से बहुत सारी बाजें गुजरी। ये देखकर महारानी चील गौरी कौवी से बोली, गौरी कौवी, अगर तू मुझे इन बाजों के बारे में ना बताती तो वो सारे मिलकर मुझे मार देती। चलो मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में रहना। फिर महारानी चील गौरी कौवी के साथ चली गई। गौरी कौवी अभी गुफा में पहुंची ही थी कि वहाँ रानो चिड़िया आ गई और गौरी कौवी को देखकर महारानी से बोली, महारानी आपके साथ ये काली कौवी कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली बोलने की? मेरा नाम गौरी है, गौरी कौवी। अरे गौरी कौवी, नाराज मत हो, ये चिड़िया मेरी सलाहकार है। क्या महाराज, आप रहे एक बड़ी चील और ये रही मामूली चिड़िया, तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा। आपके सलाहकार तो आपकी तरह ताकतवर और बहादुर होने चाहिए। गौरी कौवी की बात सुनकर रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। बस बहुत हो गया,
काफी देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। इससे आगे एक लफ्ज नहीं बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महारानी, मैं आपकी अतिथि हूँ और ये आपके ही सामने मेरा अपमान कर रही है और आप कुछ भी नहीं कह रही। गौरी कवि की बात सुनकर महारानी चील गुस्सा होकर रानो चिड़िया से बोली, चिड़िया, ये मेरी मेहमान है, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तुम ख्याल रखोगी, क्योंकि गौरी ने मेरी जान बचाई है। अब ये कवि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। रानो चिड़िया गुस्सा होती हुई वहाँ से सीधा हरियाली तोती के पास चली गई। क्या हुआ रानो, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? महारानी ने एक नई दोस्त बनाई है, वो भी काली कवि। पता है हरियाली, मैंने उस काली कवि को काली बोल दिया तो वो भड़क गई। फिर तो महारानी ने काली कवि को खूब खरी खरी सुनाई होगी। इसी बात का तो दुख है हरियाली, महारानी ने मुझे ही सुनाकर वहाँ से भगा दिया। रानो, अब से तुम उस काली कवि को कुछ नहीं कहना। लगता है कम समय में उसने महारानी का दिल जीत लिया है। महारानी, मेरा आपके जंगल की सैर करने को दिल कर रहा है, क्या मैं आपके जंगल में बिना खौफ के जा सकती हूँ? हाँ हाँ गौरी कवि, तुम जा सकती हो, ये पूरा जंगल तुम्हारा है, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। महारानी चील की बात सुनकर गौरी कवि पूरे जंगल में घूमने लगी। तभी गौरी कवि की नजर कुछ पके हुए आमों पर जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। इन आमों पर तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इतना कहते हुए गौरी कवि वो आम खाने लगी। तभी वहाँ कबूतर उड़ता हुआ आया और गौरी कवि से बोला, बेवकूफ काली कवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आमों को पर लगाने की? इन आमों पर मेरी नजर पड़ चुकी है, बेहतर होगा कबूतर मुझे ये खाने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, इस बात का फैसला हमारी महारानी चील करेगी। मैं किसी से नहीं डरती, चलो इस बात का फैसला महारानी से ही कराते हैं। महारानी, ये काली कवि मेरे आम खा रही थी, जब मैंने इसे खाने से मना किया तो ये मुझे ही बुरा भला कहने लगी। गौरी कवि मुस्कुराते हुए बोली, देख लिया महारानी, एक तो मेरे सामने कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। कैसा झूठ गौरी? जब मैं जंगल में घूम रही थी तो मैंने देखा ये कबूतर आपको बुरा भला कह रहा था। जब मैंने इसे कहा कि अपनी महारानी को ऐसा नहीं कहते, तो ये कबूतर कहने लगा कि मैं झूठा आरोप लगाकर तुम्हें जंगल से निकलवा दूंगा। महाराज, ये झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो कबूतर, ये मेरी दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है, ये भला झूठ क्यों बोलेगी? तुम इस जंगल के रहने के लायक नहीं हो कबूतर, निकल जाओ यहाँ से, अगर दोबारा दिखे तो मार दिए जाओगे। कबूतर नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसी रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। अरे कबूतर भैया, आप कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, महारानी चील ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि एक काली कवि पर विश्वास किया, वो भी उस काली कवि की जो हमारे जंगल की नहीं है। पता नहीं कबूतर, महारानी को क्या हो गया है, मुझे लगता है महारानी उस काली कवि की दोस्ती में पगला गई है। तभी पीछे से गौरी कवि भी आ जाती है। तुम्हें ऐसी घटिया हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरी ना सोचो, पहले तुम अपनी सोचो। जब महारानी को पता चलेगा कि उसकी पीठ के पीछे तुम उनसे क्या कहती हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या क्या कहा है मैंने? कुछ ही देर पहले तो तुमने कहा था कि महारानी पगला गई है। बस बहुत हो गया, अब मैं काली कवि का महारानी को बताकर ही रहूंगी। फिर रानो चिड़िया महारानी चील के पास जाती है। तभी गौरी कवि भी आती है। महारानी, चिड़िया की बात सुनने से पहले एक बार मेरी बात सुन लें। आपकी पीठ के पीछे ये चिड़िया बहुत बुराइयां करती है आपकी। आज तो मैंने अपने कानों से सुना, ये बोल रही थी कि महारानी पगला गई है। चिड़िया, मैं जानती हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती, बताओ क्या ये गौरी कवि ठीक कह रही है? हाँ महाराज, मैंने ऐसा कहा, मगर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। बस रानो बस, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज से तुम आम चिड़िया हो, ना कि मेरी सलाहकार। बंदी बना लो चिड़िया को। फिर रानो चिड़िया को बंदी बना लिया गया। उस दिन के बाद गौरी कवि पक्षियों को ऐसे ही जंगल से निकलवाती रही। एक दिन महारानी चील के पास हरियाली तोती आती है। क्या हुआ हरियाली तोती, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी गुफा में अब चिड़ियों को आने की इजाजत नहीं? महारानी, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। बताओ, क्या बताना चाहती हो? महारानी,
ये कभी कोई 7 समुंदर पार नहीं आई, बल्कि ये पास वाले जंगल की है और ये हमारे जंगल में जासूसी करने के लिए आई है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप इस गोरी कवि को लेकर जाएं और पता करें। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर गोरी कवि डरते हुए बोली, ये महारानी जी ये झूठ बोल रही है। ठीक है कवि, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हें महारानी के साथ जाने में कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। हरियाली तोती ठीक कह रही है गोरी कवि, अगर तुम 7 समुंदर पार आई हो तो तुम्हें कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए। चलो मेरे साथ। पड़ोस के जंगल की महारानी भी मेरी दोस्त है। महारानी चील की बात सुनकर गोरी कवि पूरी तरह से डर गई और रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, तोती बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कोई 7 समुंदर पार से नहीं आई, बल्कि पड़ोस के जंगल से आई हूँ। लेकिन मैं आपके जंगल में जासूसी करने नहीं आई। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई थी? महारानी चील, मैं अपने जंगल से चापलूसी और चुगलखोरी की वजह से निकाली गई हूँ। मैं अपनी गलती मानती हूँ। रानो चिड़िया की कोई गलती नहीं थी, जंगल के किसी पक्षी की भी कोई गलती नहीं थी। मैंने आपसे झूठ बोला। महारानी चील गोरी कवि की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और वो गोरी कवि को मारने ही वाली थी। तभी हरियाली तोती बोली, महारानी चील, इसे माफ कर दीजिए, इसने अपनी गलती मान ली है। कवि, तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर आज के बाद तुम मुझे मेरे जंगल में नजर आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चली जाओ यहाँ से। फिर महारानी चील ने रानो चिड़िया को आजाद कर दिया। तेज बारिश में बूढ़ी कवि अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई आई थी। वो बूढ़ी कवि तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कवि के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू। कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू? कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कवि और गोरी कवि के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गोरी कवि ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कवि वहाँ से कालू कवि के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। गोरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी न जाने कौन आ गया है सिर खाने। फिर गोरी कवि गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू का ही है, मगर बुढ़िया तू तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कवि मिली थी? इससे तो सुंदर कवि हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं गोरी, गोरी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल के सबसे सुंदर कवि हूँ। हाँ हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, वो भी पड़े हुए। फिर वो बूढ़ी कवि वो बैग खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे।
बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गौरी कवि की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिए? काली कवि, चोरी के नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये गहने मुझे कालू के पिता ने बनवा कर दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहनों की सफाई न कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी कवियों को। मेरी अलमारी को पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तो तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कवि, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गौरी कवि अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बूढ़ी माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। अब तुम मुझे नया घर बनवा दो, मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो वो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गौरी मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी माँ की चली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गौरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कवि से? उसकी नजर तो हर समय मेरे गहनों पर ही है कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कवि बाहर जाती है और अपनी सहेली नीली कवि से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है ना अपने गहनों को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है? उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाओ और वहाँ छोड़कर वापस चली आना। कोई चील उसे खा जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी बुढ़ी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और वहीं छोड़कर वापस चली आऊंगी। फिर गौरी कवि घर जाती है। माँ जी, चिड़िया ने हमारी दावत की है, हमें उसके घर जाना होगा। बेटी, दावत किस खुशी में? चिड़िया के यहाँ 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। हाँ, फिर तो जाना बनता है। फिर गौरी कवि अपनी सास को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। अरे सासू माँ जी, मिठाई लेना तो मैं भूल गई। अरे बेटी, ऐसे खाली पंख हो जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, जाकर तुम मिठाई ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं यूँ गई और यूँ आई, मगर आप यहाँ से हिलना नहीं, वरना आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी बेटी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ। फिर गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। शाम तक गौरी की सास वहीं बैठी रहती है। ये बहू सुबह से मिठाई लेने गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर गौरी कवि की सास को दूर से चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। गौरी की सास रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इलाका तो बहुत खतरनाक है। बेटी, मुझे यहाँ मेरी बहू ले आई थी। उसने कहा कि चिड़िया ने हमारी दावत की है, वो मिठाई लेने गई थी। मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, आपकी बहू का क्या नाम है? गौरी कवि, गौरी कवि है मेरी बहू। अच्छा माँ जी, तो अब समझ आया। वो गौरी कवि बहुत चालाक है, वो आपको यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि को खाना देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना, ये खाकर आप घर चली जाना। बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कवि का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तो इस जंगल में अपने बेटे की खातिर आई थी, मगर मुझे क्या पता था, और वो कवि है कि मुझे मारना चाहती है। चिड़िया बेटी, अब मैं घर चलती हूँ, कहीं वो काली कवि मेरे गहने ना चुरा ले। अब ये गहने मेरे ही होंगे, अब तक कोई ना कोई चील उस बूढ़ी कवि को तो खा ही गई होगी। पीछे से गौरी की सास भी घर पहुँच जाती है।
मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ काली कव्वी। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, मैं ये किसी को नहीं देने वाली। गौरी कवि फिर से अपनी सहेली नीली कवि के पास जाती है। नीली, मेरी सास तो फिर से वापस घर में आ गई। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? उपाय और भी बहुत है। तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ। तुम ये जहर अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे पंखों से कोई नहीं बचा सकता। फिर गौरी कवि अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कवि, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। फिर गौरी कवि खाना बनाने लगती है। सासू माँ जी, मटके में पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर कर ले आओ। रास्ते में जाकर गौरी कवि की सास को ख्याल आता है, ये काली कवि तो ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करने वाली, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर बूढ़ी कवि खिड़की में छुपकर देखती है। 3 कतरे जहर के मिला दिए, ये बहुत है उस बूढ़ी कवि को मारने के लिए। गौरी की सास उसे खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है। सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप नदी से पानी नहीं लेकर आई? बेटी, नदी में पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है। दूसरी नदी का मुझे पता नहीं, तुम खुद जाकर पानी ले आओ। ठीक है सासू माँ जी, आप खाना खा लो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी की सास वो जहर वाला खाना फेंक देती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है काली कवि। जब गौरी कवि बाहर जाती है तो उसे एक चील देख लेती है। अरे कवि, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे तो खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर मिठू तोता जल्दी से गौरी कवि के घर जाता है। चाचा चील दी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। माँ जी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कवि को खाने ही वाली थी कि गौरी की सास लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, खुद को बचाने के लिए भी उतना लगा लिया करो। चलो बेटी, घर चलें। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। फिर वो दोनों सास बहू घर चली जाती हैं। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी? जिसमें तुमने जहर मिलाया था, वो खाना तो मैंने बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ, अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं।